नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। हमारी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह है, उसके पद्य भाग के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का जो आत्म परिचय है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जग जोड़ा करता जिस पृथ्वी पर वैभव है, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। बच्चन जी कहते हैं संसार के लोग जिस पृथ्वी पर भौतिक सुख सुविधाओं के लिए धन इकट्ठा करते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ। कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसने झंकृत कर दिया। बच्चन जी कहते हैं कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने। ये किसी शब्द किसके लिए आया है? ये प्रेसी के लिए आया है। अगला क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि किसका भार लिए फिरता है? तो यहाँ पे जो भार शब्द है, भार शब्द का अर्थ है यहाँ पे दायित्व। दायित्व भार शब्द का अर्थ है यहाँ पे कर्तव्य। बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग, जग मतलब संसार। मैं सांसारिक दायित्वों का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ भार का अर्थ सांसारिक दायित्व है। अगला है, प्रति पग में अलंकार है। तो देखिए, काव्य में जहाँ एक वर्ण, एक वर्ण, एक वर्ण, दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे पै एक बार आया है, यहाँ पे पै दो बार आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चन जी की जो आत्म कथा है किस विधा में लिखी गई है। तो देखिए, हलावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्म कथा है वह साहित्य की पद्य विधा में लिखी गई है, जिसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं यहाँ पे। अगला है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ पे मैं और और 3 बार आया है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? बच्चन जी कहते हैं मेरा और आपका, इस संसार के लोगों का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे एक तो अव्यय के लिए आया है, एक यहाँ पे संसार के लिए आया है, एक यहाँ पे सामने वालों के लिए आया है। एक शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार आया है, अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, वहां पे यमक अलंकार होगा। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ जोड़ा होता है। कहने का मतलब ये, एक शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार जहाँ आता है वहां पे यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, हालावादी दर्शन के जनक कौन है। तो हमने पहले ही कहा है कि हालावाद के जनक, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हालावाद के जनक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1907 में, कहाँ पे? इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी काव्य कृति बच्चन जी की नहीं है। तो देखिए, निशा निमंत्रण, इसमें से ये जो एक गीत है, मधुशाला ये भी है, मधु कलश यह भी है, लेकिन अनामिका नहीं है। तो अनामिका फिर है किसकी? अनामिका है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कवि की वाणी कैसी है। तो देखिए, कवि की वाणी कैसी है? कवि की वाणी शीतल है। कवि क्या कहते हैं? शीतल वाणी, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि की वाणी कैसी है? शीतल वाणी है। ठीक इसी प्रकार इनकी जो दूसरी रचना है वह है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशान निमंत्रण एक गीत से यह ली गई। इसमें देखिए, पंथी को रात कहाँ होने की संभावना है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, पंथी को पथ में रात होने की संभावना है। दिन का पंथी किसे कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन का पंथी प्यारे बच्चों यहाँ पे सूर्य को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आज से क्या है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आज से क्या है? देखिए, सुबह जल्दी से सुबह होती है, जल्दी से शाम होती है, जल समय परिवर्तनशील है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है? समय परिवर्तनशील है। हमें अपने आपको समय के अनुसार गतिशील बनाना चाहिए, यही इस रचना में बताया गया है। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से जागने लग जाते हैं। तो देखिए,
बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से, नीड़ बोलते हैं घोंसले को, इसको बोलते हैं घोंसले को बोलते हैं, घोंसले को। हो जाए, देखिए बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला देखिए, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हैं। देखिए कवि का जो हृदय है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रसन्न स्थिर करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, क्या बरता है, बेचैनी। तो बच्चन जी के हृदय के अंदर क्या भरे हुए हैं, कवि के हृदय में क्या है, विह्वलता के भाव है। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है। तो देखिए, इसे हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल होता है व्याकुल, व्याकुल। बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, ये है गीत का यह प्रश्न, कवि के हृदय में क्या भरता है। देखिए कवि के हृदय में क्या भरता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता पुर में विहलता है, विह्वलता है। तो यहाँ के वसंत जी के हृदय में क्या विह्वलता, बेचैनी पैदा कर देता है। देखिए आगे चलते हैं, अगला है आलोक धनवा की जो पतंग कविता है वो लिखी है। पतंग कविता की रचयिता कौन है, तो पतंग कविता की रचयिता कौन है, आलोक धनवा की पतंग कविता है। पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का, तो देखिए सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी जोर जोर से बजाते हुए, यहाँ पे इसमें सब आया है। अगला है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखों जैसा सवेरा कैसा, खरगोश की आंखों जैसा लाल, इसका मतलब हमें दिखाई पड़ रहा है खरगोश की आंखें कैसी हैं, इसका मतलब यहाँ हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे दृश्य बिंब होगा, चाक्षुष भी कह सकते हैं हम। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, सर्द आया पुलों को पार करते हुए कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार एक बच्चा साइकिल चलाते हुए आता है, ठीक उसी प्रकार सर्द आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्द का मानवीकरण यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्द बच्चों को कैसे इशारे से बुलाता है, तो सर्द अपने चमकीले इशारों से बुलाते हैं, कैसे इशारों से, चमकीले इशारों से, सर्द आया पुलों को पार करते हुए अपने चमकीले इशारों से बुलाते हैं, घंटी बजाते हुए। अगला है, कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है, तो देखिए जो शरद ऋतु होती है उसके अंदर आसमान है वो मुलायम हो जाता है। दुनिया रोज बनती है एकमात्र काव्य संग्रह है, ये दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है, इसको हमें याद रखना चाहिए। कविता पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसे बताया है, सवेरे को बताया है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था, 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला है कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी की देखिए रचना है कविता के बहाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, इसके बारे में बताया गया चिड़िया क्या जाने। कविता के बहाने, इसके रचनाकार कौन है, कविता के बहाने, तो हम ऊपर देख पा रहे हैं कुंवर नारायण जी की रचना है कविता के बहाने। कविता के पंख लगा उड़ने का क्या तात्पर्य है, एक कवि है कल्पना की मोहक उड़ान भरता है, जिस प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ती है ठीक उसी प्रकार एक कवि है वो भी कल्पना की उड़ान भरता है, तो यहाँ पे कल्पना करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी उड़ान देश काल और परिस्थितियों के बाहर संभव है, तो देखिए चिड़िया की उड़ान है इसका सीमित दायरा होता है, लेकिन जो कविता की जो उड़ान है वो क्या है, वह देश काल की सीमाओं के सारे बंधन तोड़ देती है और वह क्या करती है, एक इस देश से दूसरे देश में यात्रा करती है। चिड़िया क्या जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार, चिड़िया क्या जाने, यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्न अलंकार होगा, चिड़िया क्या जाने है। कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता स्थापित की गई है, तो यहाँ पे कविता के बहाने कविता में कविता की महत्ता स्थापित की गई है। यहाँ पे फूल, बच्चे की, चिड़िया की, किसी की नहीं है, यहाँ पे कविता की महत्ता स्थापित करने के लिए इस पाठ को रचा गया है। बिना मुरझाए कौन महकता है, तो देखिए बिना मुरझाए कविता है चिरकाल के लिए लंबे समय तक महकती
रहती है और अपनी सुरभि है उसे बिखेरती रहती है। फूल का अंतिम फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? देखिए, फूल का अंतिम तो ये होता है, वो मुरझाएगा भी। क्या होगा? मुरझाना यहाँ पे फूल की अंतिम परिणति होती है। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है। इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है, कविता कालजयी होती है, बिल्कुल होती है। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है, बिल्कुल सही। ये सारे के सारे कथन है कविता के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठते हैं। कविता पढ़ते समय और खिलते समय काल के बंधन टूट जाते हैं, और बच्चों के खेलते समय क्या होता है? बच्चों के खेलते समय धर्म के बंधन टूट जाते हैं, बिल्कुल। सभी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भुला करके, भेदभावों को भुला करके बच्चे आपस में खेलते हैं। भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन है वो भी टूट जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी उपयुक्त सभी इसका उत्तर माना जाएगा। अगला है, बात सीधी थी। तो देखिए, कुंवर नारायण की जो कुंवर नारायण जी की दूसरी रचना है, उसका नाम क्या है? बात सीधी थी। तो बात जो सीधी थी, ये देखिए, बात सीधी थी कविता के रचयिता कुंवर नारायण है। बात सीधी पर किसके चक्कर में टेढ़ी हो गई? भाषा के चक्कर में टेढ़ी हो गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी हो गई। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा, पेचीदा यानी जटिल, और अधिक जटिल हो गई। तो देखिए, उलटने पलटने से, तोड़ने मरोड़ने से, घुमाने फिराने से उपयुक्त सभी। कवि क्या करते हैं? बात का वापस अर्थ प्राप्त करने के लिए जिस उद्देश्य को कवि व्यक्त करना चाहता था, उस अर्थ को पाने के लिए कवि क्या करता है? ये भाषा को उल्टता है, पलटता है, घुमाता है, फिराता है, तोड़ता मरोड़ता है, या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर निकले। अगला है, कवि के कर्तव्यों को देखकर, कवि के कर्तव्य यानी कार्य, कौन से कार्य? शब्दों को उल्टना पलटना, तोड़ना मरोड़ना, घुमाना फिराना, दाएं बाएं आगे पीछे करने वाले कार्य को देख करके तमाशबीनों ने, यानी जो तमाशा देखने वाले थे, उन्होंने क्या कर दी? कवि की झूठी तारीफ कर दी, कवि को शाबाशी दी, कवि की वाहवाही की। और इसी दौरान कवि धैर्य को खो बैठता है और क्या करता है? बात और भी अधिक जटिल होती चली जाती है। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो बात है ना, बच्चे के समान खेल रही थी, क्योंकि कविता क्या है? कविता शब्दों का खेल है। कविता क्या है? शब्दों का खेल है। आगे देखिए, बात की चूड़ी मर जाना, कवि का क्या आशय है? बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का सहज और स्पष्ट होना, बात में कसावट आना नहीं, बात का प्रभावहीन हो जाना, अर्थात बात का निष्प्रभावी हो जाना, बात का कोई प्रभाव न पड़ना, यही इसका अर्थ होगा। कविता में किसकी सहजता की बात की गई है? कविता में देखिए, इस कविता के अंदर हमें यही कहना चाहा है कवि ने कि हम जब भी अपनी किसी बात को व्यक्त करते हैं तो हमें भाषा के सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से क्या हो गया? बात प्रभावहीन हो गई, बात उद्देश्यहीन होगी, बात निष्प्रभावी होगी, बात अर्थहीन होगी। तो ये सारे ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय की बहुत अच्छी कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। देखिए क्या बताया है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के किस माध्यम का उल्लेख किया है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की हृदयहीनता पे प्रकाश डाला गया है। इसमें टेलीविजन के ऊपर, टेलीविजन के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपका अपाहिजपन, आपको पंक्ति में कौन सा अलंकार? मैं पहले ही बताया मैंने। देखिए, जहाँ एक वर्ण दो या दो से ज्यादा बार आए, आ, ए, और ये फिर क्या है? ए, और यहाँ पे आ, ये क्या है? एक ही वर्ण दो या दो से ज्यादा बार आए, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को क्या बताया है? हम समर्थ शक्तिवान, एक दुर्बल को लाएंगे, तो स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर में कौन सा बिंब है? फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर में कौन सा बिंब है? तो देखिए, हमें दिखाई पड़ रहा, आंख फूली हुई है, आंख खुली हुई है, आंख कैसी है? इसका मतलब यहाँ पे दृश्य बिंब होगा। अपाहिज का अर्थ क्या होता है? अपाहिज का अर्थ होता है
शारीरिक रूप से कमजोर जो होता है उसको हम अपाहिज बोलते हैं। मजबूत अच्छा व्यक्ति ये नहीं बोलते हैं। कहीं आप सभी का ऑप्शन देकर एक भ्रमित न हो जाए, इसलिए ऑप्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला देखिए, हम अपाहिज को क्यों रुला देते हैं। हम अपाहिज को क्यों रुला देते हैं, तो देखिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, दर्शकों को टीवी चैनल के माध्यम से जोड़े रखने के वास्ते क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले उस अपाहिज को रुला देना चाहते हैं। कैमरे में क्या दिखाएंगे, फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर, केवल यही दिखाया जाएगा। कसमसाहट का अर्थ क्या है, कसमसाहट, कसमसाहट का अर्थ होता है बेचैनी। उसके होठों पे एक कसमसाहट है, बेचैनी है, कब इनसे पीछा छूटेगा, ये सब ख्याल उनके मन में आते हैं। पर्दे पर किसकी कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि इस कार्यक्रम को प्रसारित करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही महंगा यह कार्य है। रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था, रघुवीर साय का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। देखिए, अगली है हमारी अंतिम और आज की इस वीडियो की लास्ट जो रचना है वो है शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता। तो देखिए, भोर के समय आकाश का रंग कैसा था, प्रातः नभ था बहुत नीला, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ, ये बताया गया है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, सन 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बहुत नीला शंख जैसा में कौन सा अलंकार है, बहुत नीला शंख जैसा, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगला देखिए, उषा का जादू टूटने का अर्थ क्या है। उषा का जादू टूटने का अर्थ ये होता है कि सूर्योदय का हो जाना। उषा का जो सूर्योदय से ठीक पहले प्रकृति में जो पल पल के जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए इस रचना को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गौर झिलमिल देह में प्रकृति के किस उपादान की है। गौर झिलमिल देह है, सूर्य के प्रतिबिंब को जब हम पानी में देखते हैं तो वह गोरे वर्ण की देह के समान, शरीर के समान नजर आता है, हिलता हुआ प्रतिबिंब। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई युवती है, स्नान करके बाहर निकल रही है। शमशेर बहादुर सिंह मुख्यतः हिंदी के किस धारा के कवि माने जाते हैं। देखिए, प्रयोगवादी हैं, बिंब धर्मी कवि हैं। प्रयोगवादी बिंब धर्मी कवि ये शमशेर बहादुर सिंह है, ये प्रयोगवादी हैं और बिंब धर्मी कवि इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उषा कविता में किसका वर्णन है। तो देखिए, उषा कविता में शहर की सुबह नहीं, वन की सुबह नहीं, गांव की सुबह, जी हाँ, गांव की सुबह का वर्णन किया गया है, जहाँ राख से लिपा हुआ चौका है, आंगन है, सील है। यहाँ पे उपयुक्त शब्द नहीं होगा। उषा कविता के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता रची है। इसके साथ हमारा जो आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।